Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस को ब्रेन और हार्ट ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है कि ये कंट्रोलर है। सेल के अंदर जितने भी वाक़यात हो रहे होते हैं, एक सेल ने क्या करना होता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर ऑर्चिड सेल के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये विजिबल होता है ओनली व्हेन सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज, मीन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त ये क्या होता है, विजिबल होता है। जब सेल डिवाइड करेगा उस वक्त नॉन विजिबल होता है। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होता है जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये क्या होता है एट सेंटर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेल में अगर ये एनिमल सेल का सेल है तो उसके ये सेंटर में मौजूद होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें, मिसाल के तौर पे ये प्लांट सेल है तो इसके ये साइड पे होगा, क्योंकि इसके सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल, और वैक्यूल ने इसको क्या किया होता है, पुश किया हुआ होता है। इसकी डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं, ये एलिप्सॉइडल होता है, स्फेरिकल होता है। तो मोस्टली जो न्यूक्लियस की शेप है वो क्या होती है, स्फेरिकल, मीन इस तरह से गोल शेप में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये ऑक्यूपाई करता है तकरीबन 10% ऑफ यूकैरियोटिक सेल वॉल्यूम। यूकैरियोटिक सेल का जो टोटल वॉल्यूम है ना, उस टोटल वॉल्यूम में से 10% जो वॉल्यूम है वो कौन कवर करता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद ये सब एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मीन जो इन्फॉर्मेशन होती हैं इसके पास आती हैं उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। और उसके बाद क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। देन हम बात करेंगे इस के फंक्शन की, कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टोर करता है सेल की जो हेरिडेटरी मटेरियल है। अब हेरिडेटरी मटेरियल में दो चीज़ें आ जाती हैं, आपने देखा होगा, या डीएनए आरएनए की बात की जाती है, जेनेटिक मटेरियल की बात की जाती है। तो वो सारी के सारे किसके अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और ये कोऑर्डिनेट करता है सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सेल ग्रो किस तरह से कर रहा है, सेल ने प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से करनी है, या सेल ने डिवीजन कैसे करनी है। सेल ने जो काम करना है ना, वो सारे के सारे जो काम हैं या सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है, उनको न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प आ जाती है, न्यूक्लियर पोर आ जाते हैं, और न्यूक्लियोलस आ जाता है। और देन इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम क्या होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सामने आपको बेटा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा गौर करिएगा। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर ये आपको डबल लेयर नज़र आ रही है, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प। और न्यूक्लियर इन्वेल्प के नीचे ये वाला जो एरिया है, ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस सारे एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एरिया जो है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो एक डार्कली स्टेन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ टेंजल की फॉर्म में, उलझा हुआ धागे की फॉर्म में, ये पूरे न्यूक्लियोलस इसके अंदर मौजूद होता है, उसको बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसकी बेस पे एक प्रोटीन होती है, ख़ास तौर पे उस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, जिसका काम क्या होता है, जिसने क्या किया होता है, इस क्रोमाटिन मटेरियल को क्या किया होता है, अटैच किया होता है, बाइंड किया होता है, जिसकी वजह से ये प्रोवाइड कर रहा होता है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ये लिंक्ड होता है या कनेक्टेड होता है किस चीज़ के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ और दूसरा स्मूथ। तो ये किसके साथ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अब वन बाय वन सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म को देखेंगे, फिर न्यूक्लियर इन्वेल्प को देखेंगे, फिर न्यूक्लियर पोर्स को देखेंगे। जिस तरह से आपको ये ऊपर कंपोजिशन नज़र आ रही है, इनको वन बाय वन मैं रीड करता हूँ तो आपने सुनना है। अगर बात करें बेटा सबसे पहले किस चीज़ की, न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है इसकी बात कर रहा है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड है, जो एक मैट्रिक्स है, एक मादा है जो इसके इनसाइड पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल, ज़्यादातर न्यूक्लियर मटीरियल जो है कंसिस्ट ऑफ क्रोमाटिन दैट ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम, और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मीन इसके अंदर ये सारा जो है बेटा, ये क्या होगा? ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होगा? एक धागों की शक्ल में बिखरा हुआ, एक गुंजर की शक्ल में जेनेटिक मटेरियल होगा क्रोमाटिन, और ये कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेगा। उसके बाद बात करेंगे इस न्यूक्लियर इन्वेल्प की। तो न्यूक्लियर इन्वेल्प की अगर बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या है? ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। मीन दो लेयर होती हैं दैट इनक्लोज, जो कि इनक्लोज करती हैं, बंद करती हैं किस चीज़ को? न्यूक्लियस के कंटेंट को। और ये मोस्ट ऑफ द सेल लाइफ साइकिल, सेल के जो लाइफ साइकिल में ज़्यादातर टाइम ये जो डबल लेयर है, इसने क्या किया होता है? न्यूक्लियस का जो एरिया उसको क्या किया होता है? कवर किया होता है। अब इस ऊपर वाले स्पेस डायग्राम के ऊपर आइएगा। इन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका जो डायमीटर है ख़ासतौर पे, या एरिया जो है 10 to 50 नैनोमीटर होता है। तो ये दोनों के दरमियान क्या होती है? स्पेस होती है। इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द स्पेस बिटवीन डबल लेयर कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इट कनेक्ट विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट होता है, मीन टूटता है या क्या है डिसअपियर हो जाता है। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है उस वक्त ये डिसअपियर हो जाता है, मीन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और रीफॉर्म्स और दोबारा बनता है इन डॉटर सेल। जब दोबारा एक सेल डिवाइड होके नए डॉटर सेल बनाता है ना, तो उसके अंदर ये दोबारा रीअपियर हो जाता है। और जिस तरह से मैंने बात की थी डायग्राम के अंदर, अ प्रोटीन लाइनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेल्प इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना। और ये क्या करती है? ये बाइंड करती है किस चीज़ को? क्रोमाटिन को। और ये क्या करता है? टू गिव इट्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी न्यूक्लियस की कंपोजिशन में, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर इन्वेल्प। अगली बात करेंगे न्यूक्लियर पोर्स। अब मैंने बताया था कि दो मेम्ब्रेन जो होती हैं उनके दरमियान क्या होते हैं? टीनी होल इन न्यूक्लियर इन्वेल्प। न्यूक्लियर इन्वेल्प के दरमियान क्या होते हैं? टीनी होल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। अब इनके फंक्शन क्या हैं? ये पोर्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मीन ये न्यूक्लियस है और ये सेल है पूरा, और ये उसका साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स से चीज़ें इस साइड पे आ रही होती हैं या इधर से इस साइड जा रही होती हैं। तो इस पैसेज को क्या करते हैं? ये मूव सपोर्ट कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। परमिएबल होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। मीन स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में चले जाते हैं। सम लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है, आल्सो अलाउ टू एंटर द न्यूक्लियस। वो क्या हो जाती है? एंटर हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जो वो प्रोटीन होती है उसमें ख़ास तौर पे जो एंटर होने के बाद ये क्या करना है? इसने सेंसिस करनी है, हेल्प आउट करनी है क्रोमोसोम बनाने में। बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं ख़ास तौर पे डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो एटीपीज़ हैं, ये भी क्या हो जाती है? इन पोर्स के ज़रिए से ये क्या हो जाती हैं? एंटर हो जाती हैं। ये थोड़े से लार्ज मालिक्यूल हैं जो इन पोर्स से गुजर के चले जाती हैं। तो स्मॉल मालिक्यूल के लिए तो परमिएबल होगी, लेकिन कुछ लार्ज मालिक्यूल हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन की बात की जो कि डीएनए के साथ मिलके क्रोमोसोम बनाती है, ये भी सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। आरएनए और डीएनए और एटीपी, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये भी मूव करके सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। उसके बाद बात करेंगे इसके न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें बाहर भी आती हैं। राइबोसोमल सब यूनिट, मीन जो राइबोसोमल सब यूनिट हैं विच आर बिल्ट इन न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी मटेरियल भी होता है जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं या न्यूक्लियोलस बोलते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो वो क्या उनके उनमें उसका काम ये होता है राइबोसोम्स बनाना। तो वो राइबोसोम बनने के बाद न्यूक्लियस से क्या आते हैं? बाहर आते हैं। तो राइबोसोमल सब यूनिट विच आर बिल्ट इन द न्यूक्लियोलाई आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट आर allowed to leave the nucleus and enter into साइटोप्लाज्म। और जिस तरह से हमने बात की थी
कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये बने हुए होते हैं एक एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर से, और उस एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। तो ये आपको सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर पोर्स है। तो इस न्यूक्लियर पोर्स को देखेंगे तो ये कह लें इसकी अपर सरफेस है, और ये इसकी इनसाइड सरफेस है जो न्यूक्लियस की अंदर की जानब है। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली पोर्स होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बात करें इसके सब यूनिट की, तो जो अपर सरफेस होती है ना इस पोर की, उसको बोलते हैं रिंग सब यूनिट, जो क्या बनाते हैं इसकी आउटसाइड को सराउंड किया होता है, बना रहे होते हैं। और इस तरह से कुछ ऐसे सब यूनिट होते हैं जो इसकी ये दीवार बना रहे होते हैं। ये दीवार, इस दीवार को क्या बोलते हैं, इस दीवार को बोला जाता है कॉलम सब यूनिट। और क्योंकि ये वॉल बना रहे होते हैं, और ये जो वॉल है इस दीवार में बेसिकली ये अटैच होते हैं किसके साथ, इन्वेल्प के साथ। और इस इन्वेल्प के साथ कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसको अटैच करती हैं, उनको बोलते हैं लैमिनल सब यूनिट। ये उसको उन्होंने एंकर किया हुआ होता है, दबाया हुआ होता है, मीन उसके अंदर लगाया हुआ होता है। और इसकी बेस पे कुछ ग्रैनुलर सब यूनिट होते हैं जिनको एनुलर सब यूनिट बोलते हैं, जो इसकी इन साइड बनाते हैं। और इसकी इन साइड से कुछ फाइबर निकल रहे होते हैं। ये जो फाइबर हैं निकलने के बाद एक क्या लें इन बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट। ये टिनी फिब्रिल्स होते हैं, और ये इस कम्प्लेक्स से क्या हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। अब मैं इनको रीड आउट करता हूँ वन बाय वन, देखिएगा कि न्यूक्लियर पोर इज मेड अप ऑफ इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल सब यूनिट। और ये जो सेवरल सब यूनिट हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें पहले मैंने बात की एनुलर सब यूनिट, ये क्या करेगा सराउंडिंग इनसाइड द पोर। उसके बाद कॉलम सब यूनिट, ये उसकी दीवार बनाएगा। रिंग सब यूनिट, ये क्या करेगा अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट, उसकी आउटसाइड मौजूद होगा। और लैमिनल सब यूनिट ये क्या करेगा, एंकर करेगा पोर को कम्प्लेक्स के उसके अंदर, न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर। और उसके बाद मैंने कहा था कुछ टीनी फाइबर्स हैं जो यूजुअली क्या होते हैं, अराइज होते हैं या एक्सटेंड होते हैं किधर से, कम्प्लेक्स से। और ये बनाते हैं एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला पार्ट है न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन मटेरियल और क्रोमोसोम जो है, इसको वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। इसमें अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।